नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के नोट्स लेके आए हैं। क्लास 7th हिस्ट्री के होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है राइज ऑफ एम्पायर्स। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कहा गया द चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ स्मॉल किंगडम्स ग्रेजुअली एक्सपैंडेड टू लार्ज एम्पायर्स इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा है और इसमें मेनली ये बताया गया पूरे चैप्टर में कि किस तरीके से जो छोटे छोटे से किंगडम्स थे वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके एक्सपैंड करते हैं और एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर देते हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया गया राइज ऑफ मगध होता है। उसके बाद नंदा डायनेस्टी आती है। नंदा डायनेस्टी में ही आप देखेंगे अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है इंडिया में। फिर मौर्य एम्पायर आता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इसमें कौटिल्य और अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। अशोक और धम्म की पॉलिसीज बताई गई है उसमें। और साथ ही साथ इसमें हम लोग ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट, आर्किटेक्चर इन सब चीज़ों को देखेंगे जो उस टाइम पीरियड में क्रिएट हुआ था। दिस पीरियड मेनली कवर्स, अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड कवर होगा वो 6th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी तक हम लोग बातें करेंगे। तो पहले बात करते हैं एम्पायर होता क्या है। तो द वर्ड एम्पायर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इम्पीरियम। तो देखिए एम्पायर वर्ड जो है वो किससे आया? इम्पीरियम से आया। और इम्पीरियम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर होता है। डेफिनेशन देखी जाए एम्पायर की तो एम्पायर क्या होता है? तो एम्पायर इज अ लार्ज टेरिटरी। तो एक बहुत बड़ी टेरिटरी होती है, उसी को एम्पायर कहते हैं। और इस लार्ज टेरिटरी में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे किंगडम्स होते हैं या रीजन्स होते हैं। तो मेड अप ऑफ मैनी किंगडम्स और रीजन्स, इसमें कई सारे किंगडम्स और रीजन्स भी आते हैं। लेकिन रूल जो होता है वो किसका होता है? वन पावरफुल एम्परर। तो एक पावरफुल एम्परर होगा जो सारे किंगडम पे है, जो इस बड़ी लार्ज टेरिटरी पे रूल करेगा। स्मॉलर किंगडम्स एक्सेप्टेड। अब जो छोटे छोटे से किंगडम्स हैं उस बड़े किंगडम में, मान लिया बड़ा किंगडम है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से और किंगडम्स होंगे। इन लोगों ने क्या कर लिया है, जो मेन हेड है, जो मेन किंग है, उसकी जो भी मतलब अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। उसको ट्रिब्यूट देते हैं, मतलब उसको पैसा रुपया देते हैं जिससे उसको प्रोटेक्शन मिलती रहे। रिमेन्ड लॉयल, और जो मेन किंग है उसके प्रति ये सारे के सारे जो छोटे मोटे किंग है वो लॉयल रहते हैं, कभी भी इसके खिलाफ बगावत नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। जैसे ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? ये ज्योग्राफी वाला ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये ट्रिब्यूटरी हिस्ट्री वाला है। स्टेट और रूलर हु एक्सेप्टेड एम्परर्स अथॉरिटी। तो ये एक स्टेट है या एक रूलर है जिसने एम्परर की, मतलब जो हेड किंग है, मेन किंग है, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। और वो अब किंग को क्या देता है? ट्रिब्यूट देता है। ट्रिब्यूट मतलब एक तरीके से गोल्ड देता है, ग्रेन्स देता है, एनिमल्स देता है। और उसकी जो छोटे छोटे किंग्स हैं उनकी प्रोटेक्शन वो बड़ा किंग करता है। ट्रिब्यूट इंक्लूडेड, ट्रिब्यूट में क्या क्या दिया जाता है? जैसे मनी दी जाती है, गोल्ड दिया जाता है, ग्रेन्स मतलब अनाज दिया जाता है, लाइव स्टॉक दिया जाता है, एलिफेंट और वैल्यूएबल गुड्स भी दिए जाते हैं। एम्परर टाइटल्स इन संस्कृत। तो देखिए यहाँ पर कुछ एम्परर के टाइटल्स दिए गए हैं संस्कृत में। जैसे सम्राज क्या है? सम्राज का मतलब होता है सुप्रीम रूलर। अधिराज का मतलब होता है ओवरलॉर्ड। राजाधिराज का मतलब क्या होता है? किंग ऑफ किंग्स। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये कुछ टाइटल्स हैं जो संस्कृत में होते हैं राजा के। फीचर्स ऑफ एन एम्पायर। अब एम्पायर के फीचर क्या क्या होते हैं, एम्पायर में क्या क्या चीजें होती हैं? तो पहली चीज तो ये है कि कोई भी एम्पायर होगा तो उसमें आर्मी जो होगी बहुत ही स्ट्रांग होगी। और यही आर्मी क्या करती है? एम्पायर को एक्सपैंड करने में मदद करती है, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है। बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ट्रिब्यूटरी स्टेट्स जो है उनको कंट्रोल करती है। ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ के, मतलब जो मेन किंग है उसके जो ऑफिशियल्स होंगे उस टेरिटरी के, वो क्या करते हैं? टैक्सेस को मैनेज करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करते हैं और गवर्नेंस भी प्रॉपर बनाए रखते हैं। ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक कंट्रोल में कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं। जैसे ये जो एम्पायर एक कंट्रोल करती है, माइंस को कंट्रोल करेगी, फॉरेस्ट को कंट्रोल करती है। ठीक है। एग्रीकल्चर और ट्रेड रूट्स को भी कंट्रोल करने का काम यही सब करते हैं। तो पहला हो गया स्ट्रांग आर्मी होती है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होती है, तीसरा इकोनॉमी पे कंट्रोल होता है इनका, चौथा कम्युनिकेशन नेटवर्क ये क्रिएट करते हैं, जैसे रोड्स हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, सी रूट्स हो गए, इनका डेवलपमेंट होता है। और इसको यूज़ किया जाता है, जैसे रोड और रिवर का इस्तेमाल होगा ट्रेड के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या मिलिट्री मूवमेंट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। लॉज और करेंसी बनाने का काम भी यही मेन जो किंगडम है या किंग है उसी का ही रहता है, मतलब जो इसकी काउंसिल है उसी का रहेगा। ये लॉ बनाते हैं, कॉइन इशू करते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर है या जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है। और
इशू कॉइन को इशू भी करते हैं, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स ये भी बनाने का काम ये लोग करते हैं। कल्चर को प्रमोट करने का काम भी यही किंगडम करेगी, मतलब यहाँ के लोग करेंगे, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेगा। क्या क्या इनकरेज करते हैं ये? आर्ट को इनकरेज करेंगे, ठीक है, लिटरेचर को इनकरेज करेंगे, रिलीजन और एजुकेशन को भी इनकरेज करते हैं, तो इन सबको इनकरेज करने का काम भी यही करते हैं। अब आते हैं ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स पे। तो ट्रेड वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दी एम्पायर, तो एम्पायर के लिए ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि देखिए एम्पायर कोई भी है तो उसको पैसा चाहिए होता है, जिससे वो बड़ी आर्मी को मतलब उसका लालन पोषण कर सके, मतलब उसको खिला पिला सके और जो भी उसकी नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सके। तो एम्पायर नीडेड मनी फॉर आर्मी, तो पहला तो आपने देखा आर्मी के लिए जरूरत होती है, दूसरा रोड्स के लिए जरूरत होती है, वेपन्स के लिए जरूरत होती है, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो रोड बनाने के लिए देखेंगे पैसा चाहिए, वेपन बनाने के लिए पैसा चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पैसा चाहिए। अब आते हैं मेजर ट्रेड गुड्स में क्या क्या उस समय होता था, किस चीज़ का ट्रेड होता था। तो टेक्सटाइल का ट्रेड होता था, स्पाइस का ट्रेड होता था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रेड होता था, जेम्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सबका क्या होता था? ट्रेड हुआ करता था। इंडियन गुड्स ट्रेवल्ड, अब देखिए इंडिया के जो गुड्स थे वो कैसे ट्रेवल करते थे? तो एक जगह से दूसरे जगह तक वो लैंड के थ्रू जाते थे, सी के थ्रू जाते थे, और इसी के थ्रू वो दूसरी कंट्रीज में जा पाते थे। बात आती है गिल्ड्स या श्रेणीज क्या होती है। तो गिल्ड्स या श्रेणीज अगर आप देखेंगे तो ये एक एसोसिएशंस होते हैं, मतलब एक ग्रुप होता है, यूनियन होता है, ट्रेडर्स का यूनियन होता है, क्राफ्ट्समैन होते हैं उसमें, मनी लेंडर्स होते हैं और एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। तो इन सबका क्या बनता है? एक यूनियन बनता है या एसोसिएशन बनता है, जिसको गिल्ड कहा जाता है। अब इन गिल्ड्स के फीचर्स देखेंगे, इन गिल्ड्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो पहला तो ये आपस में कोऑपरेशन करते हैं, मेंबर्स वर्क टुगेदर इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग, तो ये दूसरे से कम्पीट नहीं करते हैं, ये एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। दूसरा, इनके खुद के इंटरनल रूल्स होते हैं, ये अपने रूल्स खुद बनाते हैं। तीसरा क्या है? लीडरशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इलेक्टेड हेड एक क्रिएट करते हैं, अपना अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं हेड को, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होते हैं इनमें, तो जो कहीं ना कहीं सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो मेनली ट्रेड रूट्स आपको दिखेंगे, एक उत्तर पथ है और एक दक्षिण पथ है। तो ये जो डॉटेड लाइन से दिया है ब्लू कलर की, इसको उत्तर पथ कहते हैं। जैसे तक्षशिला है, इसको कनेक्ट किया, हस्तिनापुर को कनेक्ट किया, श्रावस्ती हो गया, काशी हो गया, ठीक है, पाटलिपुत्र, चंपा, इन सबको कनेक्ट कर रहा है कौन? उत्तर पथ। और जो रेड कलर से दिखाई पड़ रहा है दक्षिण पथ है, ये सुवर्णगिरी हो गया, कौशाम्बी हो गया, ठीक है, यहाँ पे द्वारका देखेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं जिनको कनेक्ट करता है दक्षिण पथ, और कोई छोटे छोटे से भी आप देख सकते हैं। दक्षिण पथ जो था वो ये वाला था, पीला वाला दक्षिण पथ, रेड वाला दक्षिण पथ नहीं, पीला वाला है, जैसे उज्जैनी को कनेक्ट कर रहा है, कौशाम्बी कनेक्ट कर रहा है। ये जो दिया गया स्वर्णगिरी वाला, ये दूसरे रूट्स हैं, जो और भी रूट्स थे उनके थ्रू भी ट्रेड होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर पथ देखिए दिया गया, तो ये कनेक्ट करता है किसको? नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कनेक्ट करता है मेनली, गंगा प्लेन्स को भी कनेक्ट करने का काम कौन करता है? उत्तर पथ करता था। दक्षिण पथ नाम से पता चल रहा है, दक्षिण मतलब साउथ, तो नॉर्दर्न इंडिया को कनेक्ट करता है किससे? सदर्न इंडिया से। आगे बढ़ते हैं, राइज ऑफ मगध की बात करते हैं, मगध एम्पायर अब आ जाएगा। तो मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल महाजनपद जो बना आगे चल के, वो क्या बना? मगध बना। मगध इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बना, इतना पावरफुल क्यों बना, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो पहला तो यही रीज़न है कि फर्टाइल गंगा प्लेन्स, तो यहाँ पर अच्छा एग्रीकल्चर होता था इस जगह पे। अब एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की बैकबोन एग्रीकल्चर को माना जाता है, तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। दूसरा, फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छे थे, फॉरेस्ट थे तो यहाँ से टिम्बर बहुत अच्छा क्रिएट होता था, बनता था, और साथ ही साथ एलिफेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, जो कहीं ना कहीं आर्मी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे उस समय। आयरन ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आयरन ओर की माइनिंग भी होती थी, जो वेपन बनाने में, प्लो बनाने में हेल्प करते थे, और जिससे मतलब लड़ाई के हथियार अच्छे बनेंगे तो आर्मी स्ट्रांग हो पाएगी, प्लो अच्छे बनेंगे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। रिवर्स बहुत सारी थी, जैसे गंगा सोन करके रिवर थी, जो हेल्प करती थी ट्रेड को और ट्रांसपोर्टेशन को भी हेल्प करती थी। रूलर्स भी स्ट्रांग रहे यहाँ के, जैसे अजात शत्रु हो गए, ठीक है, महापद नंदा हो गया, तो ये सब के सब ऐसे रूलर्स हैं, बहुत ही स्ट्रांग रूलर्स रहे हैं। अब बात करते हैं आयरन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आयरन ने क्या ट्रांसफॉर्म किया? तो पहला एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया, दूसरा वॉरफेयर,
लड़ाई झगड़े के तरीके थे उसको ट्रांसफॉर्म किया। एग्रीकल्चर में आप देखेंगे किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो बेटर प्लो का डेवलपमेंट हुआ, जिससे फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। दूसरा वॉरफेयर में अगर आप देखेंगे तो वेपन्स स्ट्रांग बने और साथ ही साथ लार्ज आर्मीज यहाँ पर क्रिएट होने लग गई। नंदा डायनेस्टी पे आते हैं। नंद डायनेस्टी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला तो यही है कि इसको फाउंड किसने किया। इसके फाउंडर का नाम है महापद्मनंदा। अब इनके कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को इन्होंने यूनिफाई कर लिया था, अपने एम्पायर को इन्होंने एक्सपैंड कर लिया था। इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कॉइन्स भी इशू करना स्टार्ट कर दिया था, और एक बहुत बड़ी लार्ज आर्मी को इन्होंने मेंटेन किया था महापद्म नंदा ने। बात करते हैं धनानंद की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है नंदा डायनेस्टी का, और ये लास्ट नंदा रूलर है, ये बात याद रखिएगा। क्या प्रॉब्लम्स थी इसके टाइम पीरियड में, तो धनानंद के टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन करता था, मतलब जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता था, ऑपरेस करता था, ठीक है, प्रताड़ित करता था, ठीक है, एक्सप्लॉइट करता था लोगों को, बिकेम अनपॉपुलर, और इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी जो थी वो दिन पर दिन कम होती गई, और इसका शासन बहुत ही ज्यादा खराब माने जाने लग गया। दिस हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो में, और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को एक टाइम मिल गया, एक मतलब चांस मिल गया कि वो अपनी जो डायनेस्टी थी उसको सेटअप कर पाया। इसी के टाइम पे अगर आप देखेंगे अलेक्जेंडर ने इन्वेड कर दिया था इंडिया को। अलेक्जेंडर वॉज अ ग्रीक किंग फ्रॉम मैसिडोनिया। तो कहाँ का किंग था? ग्रीक किंग था, ग्रीस से आया था, और किस जगह से? मैसिडोनिया से आया था। जो इसका शासनकाल रहा, मतलब जिस टाइम पे इन्वेजन किया है, वो 327 से 325 बीसी के आसपास इसने इन्वेजन इंडिया पे किया था। बात करते हैं व्हाई डिड अलेक्जेंडर कम टू इंडिया, क्यों आया ये इंडिया में। तो अलेक्जेंडर का मेन मोटो ये था कि पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाह रहा था, पूरे वर्ल्ड को कनकर करना चाह रहा था, इसलिए मैं इंडिया आया था। एक्सपेंडेड आफ्टर डिफीटिंग पर्शिया, और उसने पर्शिया को जब हराया, जो आज का ईरान है, उसको हरा के फिर वो इंडिया की तरफ भी चला था। बैटल विद पोरस, अब देखिए अलेक्जेंडर का बैटल होती है, लड़ाई होती है पोरस के साथ में। तो पोरस जो उस समय था वो पंजाब में रूल करता था, पंजाब के कह सकते हैं राजा था। अलेक्जेंडर ने उसको डिफीट कर दिया था, बट रिस्पेक्टेड हिज ब्रेवरी, क्योंकि पोरस जो था बहुत ही ज्यादा ब्रेव था। तो अलेक्जेंडर की आर्मी बहुत बड़ी थी, बहुत पावरफुल थी, तो उसने पोरस को हरा तो दिया था, लेकिन उसकी ब्रेवरी को सल्यूट किया, रिस्पेक्ट किया, अलाउड हिम टू कंटिन्यू रूलिंग, और अलाउ किया कि वो अपने रूल को कंटिन्यू रख सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अलेक्जेंडर सोल्जर बिकेम टायर्ड, अब देखिए हुआ क्या जब लड़ाई हुई पोरस के साथ में, क्योंकि पोरस की सेना भी बहुत मजबूत थी, ठीक है, तो जो आर्मी थी अलेक्जेंडर की वो बहुत ही ज्यादा थक गई, जिसकी वजह से उन लोग ने मना कर दिया कि वो और आगे मूव नहीं करेंगे, तो रिफ्यूज टू मूव फर्दर इनटू इंडिया। क्योंकि आगे आपको पता है धनानंद बैठा था, उसकी और बड़ी आर्मी बैठी थी, तो उसको हराना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। अलेक्जेंडर रिटर्न थ्रू दी हार्श डेजर्ट, और फिर अलेक्जेंडर जो था वो हार्श डेजर्ट के थ्रू वापस जाने लगा, और बहुत सारे सोल्जर्स उसके भी उसी में मर गए, और साथ ही साथ अलेक्जेंडर की भी जाते समय डेथ हो गई थी। जिम्नोसोफिस्ट क्या होता है? तो ग्रीक नेम फॉर इंडियन सेजेस। तो ग्रीक नेम है, जो भारत के साधु लोग होते हैं उसको जिम्नोसोफिस्ट कहते हैं। नेकेड फिलोसफर्स कह सकते हैं इनको, और साथ ही साथ जो अलेक्जेंडर था वो इनकी विजडम को, मतलब इनकी नॉलेज को बहुत ज्यादा एडमायर भी करता था। अब बात करते हैं मौर्य एम्पायर की। मौर्य एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फाउंड किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनाया था या फाउंड किया था, स्टैब्लिश किया था, 321 बीसी की बात है आसपास। अब कौटिल्य के बारे में बात करें तो कौटिल्य का क्या है? मेंटोर था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य राजा तो बना, लेकिन इसको बनाने का काम किसने किया था? कौटिल्य ने किया था, जिसको चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य के कुछ और भी नाम भी है, जैसे विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ये बात याद रखिएगा, और इसमें मेनली गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में बातें करी गई हैं। अर्थशास्त्र में और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, डिफेंस, इकोनॉमीज, एग्रीकल्चर, लॉ, अर्बन प्लानिंग, वेलफेयर, इन सब के बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है। अब देखिए कौटिल्य की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है सप्तांग थ्योरी। ये कहते हैं कि कोई भी किंगडम है उसमें 7 पार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी, 7 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला तो स्वामी, स्वामी मतलब किंग का होना जरूरी है। दूसरा अमात्य, अमात्य मतलब मिनिस्टर्स का होना जरूरी है। तीसरा ये कहते हैं कि जनपद का होना, जनपद का मतलब ये है कि टेरिटरी का होना जरूरी है, और साथ ही साथ उसमें जो लोग रह रहे हैं उनका होना जरूरी है। और अगला ये है कि दुर्ग, दुर्ग मतलब ऐसी सिटीज होनी चाहिए जिनके जो फोर्ट से घिरी हुई हो, फोर्टिफाइड हो, तो वो दुर्ग या कह सकते हैं फोर्टिफाइड सिटीज का होना जरूरी है किंगडम के लिए। किंगडम के लिए कोष भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब पैसा रुपया, ट्रेजरी बहुत ज्यादा जरूरी है।
दंड मतलब आर्मी की बहुत ज़्यादा ये मतलब रिक्वायरमेंट होती है, बिना आर्मी के कोई भी किंगडम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और मित्र मतलब एलाइज, एलाइड पार्टनर्स होना जरूरी है। अगर आसपास के सभी लोगों से लड़ाई कर लेंगे तो किंगडम का एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा। ये कौटिल्य बताते हैं अपनी फिलॉसफी में, सप्तांग फिलॉसफी में। कौटिल्य की फिलॉसफी और क्या कहती है, तो इनका एक आइडिया है, इन दी हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। ये कहते हैं कि जो राजा की खुशी है वो किस में लाई करती है, प्रजा की खुशी में लाई करती है। मतलब जो सब्जेक्ट्स मतलब जो प्रजा है उसकी खुशी में लाई करती है। मतलब प्रजा खुश होगी तभी राजा खुश होगा। मीनिंग क्या है इसका, वेलफेयर ऑफ पीपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसका मीनिंग है कि लोगों का जो वेलफेयर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। इसने पहला तो ये काम किया, जो धनानंद था उसको डिफीट किया और नंदा डायनेस्टी को खत्म किया। दूसरा क्या, एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। ग्रीक सत्राप्स जो थे उनको भी डिफीट करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। एक्सपैंडेड इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र आज का क्या है, पटना का आसपास का रीजन जो है वो पाटलिपुत्र है। ठीक है, मेगास्थनीज देखेंगे। मेगास्थनीज क्यों इंपॉर्टेंट हुए थे यहाँ पर, तो ये ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य में आए थे, जिनका नाम था मेगास्थनीज, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, ये इंडिका बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग है या लिटरेचर है, और इसमें मौर्य की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अब बात करते हैं अशोक की। ये भी मौर्य के रूलर है, ग्रैंड सन थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन है, और इन्होंने मेनली 268 से 232 बीसी तक रूल किया था। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर लड़ी थी जिसका नाम था कलिंग वॉर। इसमें अशोक ने क्या किया था, कलिंगा पे अटैक कर दिया था। कलिंगा अगर आप देखेंगे तो ये उड़ीसा में है। और इस लड़ाई में अशोक ने जब यहाँ की लोगों को देखा, किस तरीके से लोग कटे मरे पड़े हुए थे सड़कों पे, तो इससे इनको बहुत ज्यादा मासिव डिस्ट्रक्शन जब इन्होंने देखा, डेथ्स देखी, तो इससे अशोक बहुत ज़्यादा सैडन हो गए, बहुत ज़्यादा दुख में चले गए, और इन्होंने कहा कि अब मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। और इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और ये अब बुद्ध के पाथ पे चल दिए, धम्म पॉलिसी इन्होंने अपना ली, मतलब नॉन वायलेंस की पॉलिसी इन्होंने अपना ली। तो कलिंग वॉर के बाद इन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, और साथ ही साथ पीस प्रमोट किया, नॉन वायलेंस को प्रमोट करने लग गए। अशोक ने क्या करवाए थे, बहुत सारे एडिक्ट्स। एडिक्ट्स मतलब समझ सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते थे, मेजर रॉक एडिक्ट्स होते थे, माइनर रॉक एडिक्ट्स होते थे। बड़े बड़े पत्थरों पे क्या लिखवाया है इन्होंने, अपनी मतलब जो बातें थी वो लिखवाई हैं। ठीक है, इन्हीं को एडिक्ट्स कहते हैं। तो इन मैसेज इनग्रेव करवाए हैं रॉक्स पे, पिलर्स पे, इन्हीं को एडिक्ट्स कहते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखवाए हैं, जैसे प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाए हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन मेजर हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है कि जो लैंग्वेज यूज करी गई है वो प्राकृत लैंग्वेज है, और जो स्क्रिप्ट यूज करी गई है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है इसमें, एडिक्ट क्या होता है, तो ऑफिशियल रॉयल डिक्लेरेशन को एडिक्ट कहा जाता है। अशोक के द्वारा मतलब अशोक के कुछ टाइटल्स को भी इस्तेमाल किया गया है। अशोक के कई सारे नाम थे, जैसे एक देवनाम पिया है, ये अशोक को कहा जाता है। देवनाम पिया का मतलब होता है बिलवेड ऑफ गॉड्स, मतलब गॉड्स का बहुत ज्यादा प्रिय है ये। और प्रियदर्शी भी कहा गया है, वन हु लुक्स काइंडली अपॉन अदर्स। ठीक है, तो प्रियदर्शी और देवनाम पिया ये किसके नाम है, ये अशोक के नाम है। ठीक है, अशोक के कुछ वेलफेयर मेजर्स अगर देखे जाए तो किस तरीके से उन्होंने लोगों के वेलफेयर की बात करी है, काम किया है। तो जो लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उनके लिए रेस्ट हाउसेस बनवाए, कुएं खुदवाए, ट्रीज बनवाए जिससे छाएं ले सकें और छाए में आके थोड़ी देर आराम कर सकें। मेडिकल केयर के लिए छोटे छोटे जो डिस्पेंसरी टाइप के होते थे वो उन्होंने बनवाए थे। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और रिलीजियस टॉलरेंस की बात करी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये धम्म या धर्म की जो पॉलिसी है, ये अशोक की पॉलिसी रही है। इसमें इसका मीनिंग क्या है कि जो लोग होंगे वो अपनी मॉरल ड्यूटी को फुलफिल करेंगे, एथिकल लिविंग पे फोकस करेंगे, ट्रुथ पे फोकस करेंगे, ऑर्डर पे फोकस करेंगे, और भाईचारा बना के रखेंगे, मतलब हार्मनी पे फोकस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसपे फोकस करने की बात धर्म कहता है। लाइफ ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, तो मॉडर्न पीरियड के टाइम पे जो लाइफ रहती थी वो कैसी रहती थी, तो सिटीज में अगर आप देखेंगे, जैसे पाटलिपुत्रा है, तो पाटलिपुत्र में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पैलेसेस हुआ करते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स हुआ करती थी, प्लान्ड रोड्स हुआ करते थे, और स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन भी
उस समय होता था पाटलिपुत्र में। एग्रीकल्चर की बात अगर करें तो मेन ऑक्यूपेशन जो था वो उस समय एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। 2 क्रॉप्स मेनली हर साल उगाई जाती थी, ठीक है? और उस समय अगर आप देखेंगे मौर्य के टाइम पे फमी जो भुखमरी होती थी, कभी-कभी आती थी या ना के बराबर ही आती थी। और बड़े-बड़े ग्रेनरीज़ होती थी, मतलब बहुत बड़े-बड़े ऐसे कमरे होते थे जिसमें जो ग्रेन्स होता था उसको स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। क्राफ्ट्समैन भी उस समय एग्जिस्ट करते थे, जैसे ब्लैक स्मिथ होते थे, पॉटर्स होते थे, कारपेंटर्स होते थे, ज्वेलर्स होते थे। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग-अलग तरीके के यहाँ पर जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उस समय अवेलेबल हुआ करती थी, ठीक है? हाउसेस देखेंगे तो ज़्यादातर हाउस जो थे वो मेनली लकड़ी के ही बने होते थे। 2 स्टोरी मतलब 2 मंजिला तक ही होते थे, ज़्यादा ऊँचे नहीं होते थे। वाटर पॉट्स केप्ट फॉर फायर सेफ्टी, और जो पानी के घड़े होते थे उनको रखा जाता था, जिससे मान लीजिए आग-वाग लग जाए तो उससे बचा जा सके, बुझाया जा सके आग को। मौर्य के कॉइन में अगर आप देखेंगे तो क्या खासियत देखने को मिलती है, तो इनके जो कॉइन्स थे वो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पंच मार्क कॉइन्स को देखा था। ये मेनली किसके बने होते थे? सिल्वर के बने होते थे। इसको ट्रेड के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेनली यूज़ किया जाता था। आर्ट और आर्किटेक्चर को अगर देखा जाए कि मौर्य टाइम पे आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है जैसे सांची स्तूप है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेनली मध्य प्रदेश में आज के है, ठीक है? और ये बुद्धिस्ट वर्शिप के लिए बनाया गया था। अशोक के बहुत सारे पिलर्स भी देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही हाईली पॉलिश्ड हैं स्टोन पिलर्स, ये भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएँगे, और ये भी मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सारनाथ का लायन कैपिटल अगर आप देखेंगे, तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है, वो यहीं से लिया गया है। रॉक कट केव्स भी देखने को मिलती है, जैसे बराबर हिल्स केव, ये सब आपको देखने को मिलेंगी केव्स। तो ये भी कहीं न कहीं मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर का बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन होता है। नेशनल एम्बलम अगर आप देखेंगे तो नेशनल एम्बलम जो है कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के लायन कैपिटल से। आप लोगों ने देखा होगा ना 4 शेर हैं, ठीक है? खड़े हुए हैं जो, तो वो वाला जो एम्बलम हमारा है, ये यहीं से लिया गया है। इसमें 4 लायन है और धर्म चक्र है। सेंटर पे आप देखेंगे तो एक चक्र है जिसको धर्म चक्र कहा जाता है, ठीक है? नेशनल मोटो अगर आप देखेंगे, जो नेशनल मोटो है हमारा, ये कहाँ से लिया गया, तो मतलब सत्यमेव जयते है, इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, ये उसी नेशनल एम्बलम में ही है। और ये लिया कहाँ से गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया ये सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब बात करते हैं, ये मौर्य एम्पायर जो है ये डिक्लाइन क्यों होने लग गई कुछ सालों बाद। तो जब अशोक की डेथ हुई तो इसके जो सक्सेसर्स थे, मतलब आगे के जो रूलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा वीक थे, ठीक है? और जो छोटे-छोटे और राजा लोग थे, जब मेन रूलर वीक हो जाता है तो छोटे-छोटे राजा जो होते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और रेबेल करते हैं, रिबेलियन कर देते हैं इस मेन किंग के खिलाफ, और जमीन को कब्जा करने लग जाते हैं। प्रोविंसेस बिकेम इंडिपेंडेंट, ये जो प्रोविंसेस थी ये सब क्या हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई। अराउंड 185 BC मौर्यन एम्पायर डिक्लाइंड। 185 BC के आसपास जो था, मौर्यन एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने लग गया था। बात करते हैं एम्पायर कोलैप्स क्यों हुई, तो पहला तो रिबेलियन है, लोकल रूलर्स जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। दूसरा है वीक किंग्स, आगे के जो सक्सेसर्स थे अशोक के वो सब बहुत ज़्यादा वीक थे, ठीक है? जिसकी वजह से यूनिटी वो बना के नहीं रख पाए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई, ड्रॉट आया, ठीक है? क्राइसिस आई, जिससे एम्पायर जो था और ज़्यादा वीक हो गया। अगला ये था कि बहुत ही बड़ा साइज़ था, मतलब जो अशोक था उसने बहुत ही बड़े एरिया को क कंट्रोल में रखा था, और क्योंकि आगे के जो रूलर्स थे बहुत ही ज़्यादा वीक थे, तो इस बड़े एरिया को कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। महाजनपद का जो टाइम रहा है 600 बीसी के आसपास का रहा है। नंदा डायनेस्टी का टाइम 5th सेंचुरी बीसी के आसपास का था। अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इंडिया को तो 327 बीसी में। मौर्यन एम्पायर जो है उसका मेनली फाउंडेशन अगर आप देखेंगे 321 बीसी में देखने को मिलेगा। अशोक का रेंज जो है वो 268 से 232 बीसी तक रहा। मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन 185 बीसी में हो गया था, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट समरी देख लेते हैं हम लोग इसमें। एम्पायर क्या होता है? लास्ट टेरिटरी अंडर एम्परर। ट्रिब्यूट क्या होता है? पेमेंट जो दिया जाता है एम्परर को, उसको ट्रिब्यूट कहते हैं। गिल्ड्स क्या होता है? एसोसिएशन होते हैं ट्रेडर या क्राफ्टमैन के, भी हमने आपको बताया था। मगध एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर था, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। महाजनपद के कई सारे बन के मगध एम्पायर बना था, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। पहला फुल्ली पावरफुल एम्पायर एम्पायर था पूरे इंडिया का। आयरन जो है उसने फार्मिंग को, वॉरफेयर को इम्प्रूव किया। अर्थशास्त्र आप देखेंगे गवर्नेंस बुक है जो किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है।
अशोक के बारे में देखा है तो इसने पीस को, धर्म को प्रमोट किया था। एडिक्ट्स जो है उसमें मेनली जो रॉयल मैसेजेस होते थे उसको यहाँ पर लिखा जाता था एडिक्ट्स में। आज भी देखने को मिलता है ये। धर्म जो है मॉरल और एथिकल कंडक्ट के बारे में बात करता है। मॉडर्न आर्ट में अगर आप देखेंगे तो स्तूप देखने को मिलता है, पिलर देखने को मिलता है, स्कल्पचर देखने को मिलता है और केव्स देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोग को करनी थी। इसके अलावा हर एक चैप्टर के नोट्स और एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स प्लेलिस्ट में लगे हैं। आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।